नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम समागम में। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको प्रदेश की जानी मानी हस्ती से रूबरू कराएंगे। आज हमारे कार्यक्रम की शख्सियत है प्रमुख सचिव श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, जिनके पास जिम्मेदारी है फिशरमैन वेलफेयर एंड फिशरीज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की। तो आज हम उनसे बहुत सी बातें करेंगे, उनके डिपार्टमेंट के बारे में भी और उनकी कुछ पर्सनल हॉबीज़ के बारे में। तो नमस्कार कल्पना मैम, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैम, मैं शुरुआत करूंगी आपके कुछ हॉबीज़ के बारे में, कुछ आपके पर्सनल क्वेश्चंस के बारे में भी। तो जैसा कि मैं आपके बारे में जानती हूँ कि आपकी जो हॉबीज़ है वो म्यूज़िक को लेकर बहुत है। हर बार आपकी आईएस मीट भी होती तो उसमें भी आप माउथ ऑर्गन बजाती है। कई बार मैंने आपको गिटार बजाते हुए भी देखा है। तो ये शौक़ आपका कैसे डेवलप हुआ? ये शौक़ कॉलेज में डेवलप हुआ था। जी। और पहले मैंने जब समर हॉलीडेज़ हुए थे क्लास 10 के बाद, तो हमने गिटार सीखा था, हवाइन गिटार। और उसके बाद हवाइन गिटार सीखते सीखते लगा कि स्पेनिश गिटार भी आना चाहिए। जी। तो फिर उसी हवाइन गिटार को मैंने स्पेनिश में कन्वर्ट कर दिया और उस पे हमने स्पेनिश गिटार सीखना शुरू कर दिया, कुछ कॉर्ड्स। फिर लगा कि गाना भी गाना चाहिए साथ में, फिर गाना भी शुरू कर दिया। स्कूल में गाना हम लोग का कंपलसरी होता था क्लास, सीखते तो थे स्कूल में, बट म्यूज़िक क्लासेस जो कंपलसरी होती है, बट एज सच इस तरह से गिटार के संग नहीं गाते थे। तो फिर गिटार के साथ गाना शुरू कर दिया। फिर एक मेरे नेबर थे, वो माउथ ऑर्गन बजाते थे, तो वो सुन के लगा हमें भी माउथ ऑर्गन बजाना चाहिए। फिर एक माउथ ऑर्गन ख़रीदा हमने, उसमें बड़ा पॉपुलर एक मॉडल आता था, उसका चाइनीज़ मॉडल आता था उस समय, हीरो करके। तो वो ख़रीदा और फिर माउथ ऑर्गन बजाना शुरू किया। फिर एक दिन ऐसे ही बजा रहे थे तो मेरी सिस्टर ने मेरे को चैलेंज किया कि तुम दोनों साथ ही बजा सकते हो। मैंने कहा नहीं, बजा सकते हैं, गिटार और माउथ ऑर्गन दोनों साथ बजा सकते हैं। तो फिर उसने मेरा माउथ ऑर्गन पकड़ा और मैंने गिटार बजाया और वो दोनों बज गए साथ में। दोनों साइमल्टेनियसली आप बजा? हाँ, मतलब रिदम में बज गए। अब हर समय तो सिस्टर नहीं पकड़ेंगी। तो फिर मेरे फादर डॉक्टर थे, तो उनको बड़ा टेक्निकल और इंजीनियरिंग वगैरह सब चीज़ों का बड़ा शौक़ था उनको। तो उन्होंने उसके लिए एक वो बना दिया, एक छोटा सा कॉन्ट्रैप्शन, जिससे कि माउथ ऑर्गन उसमें फिट कर जाए और वो ऐसा लगा रहे मेरे सामने और मैं उसको गिटार के साथ बजाते हाथ रहे। से पकड़ना ना पड़े जी, और इधर आप गिटार भी गिटार बजा बजाते रहे। तो ये शुरुआत थी। तो मैम, माउथ ऑर्गन में आप इंग्लिश सॉन्ग बजाना पसंद करते हैं या आप हॉलीवुड या बॉलीवुड के सॉन्ग्स पसंद करते हैं? ऑल टाइप्स। तो इसमें आपका कोई पसंदीदा धुन हो जिसे आप बजाते हो? एक मेरा बड़ा फेवरेट होता था, है अपना दिल तो आवारा, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। इंग्लिश में कुछ थे, बोनी एम, उस समय जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो बड़ा पॉपुलर ग्रुप था एक, तो उनके कुछ गाने थे। और क्लासिकल भी मैंने ट्राई किया, मोज़ार्ट वगैरह, बीथोवन। और एक लारास थीम है, वो मैंने बजाया था इस पे, माउथ ऑर्गन पे। आजकल मैंने एक और इंस्ट्रूमेंट शुरू किया है, यूकुलेले। छोटा सा आता है, बड़ा 4 स्ट्रिंग का इंस्ट्रूमेंट होता है, एंड इट्स वेरी इजी टू प्ले आल्सो, वेरी कंफर्टेबल। मतलब आप म्यूजिक में भी नए नए मतलब इंस्ट्रूमेंट बजाना भी पसंद करते हो आप? हाँ, एंजॉय। ओके। तो मैम, गिटार की अगर हम बात करें, तो जब आप गिटार बजाते हैं तो उसके लिए एक समय चाहिए होता है। तो आप जैसे पहले कमिश्नर भी रही हैं भोपाल की, उसके पहले आप हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में भी रहे हैं और टेक्निकल एजुकेशन, सब ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां आपको फील्ड में ज़्यादा काम करना रहा है। तो फिर आप रियाज़ के लिए कैसे समय निकाला करते थे? और साथ में फिर बच्चे भी हैं, परिवार भी है, तो इन सब चीज़ों के लिए कैसे वक्त निकल पाते? मेरा ये मानना है कि to be a better human being and to be good at all your roles, official, as a wife, as a mother, एक वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। और हर व्यक्ति को अपने लिए कुछ समय रखना चाहिए।
भले ही 15 मिनट हो, आधा घंटा 1 घंटा हो, या मे बी अगर रोज़ नहीं दे पा रहे हैं तो हफ्ते में 2-3 दिन अपने लिए टाइम निकालें, जिसमें हमारे जो पर्सनल हॉबीज़ रहे हों या जिसमें हमें खुद एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस आता है या रिलैक्सेशन आता है, वो हमें करना चाहिए। तो जैसे मेरे लिए म्यूज़िक है, तो मैंने जब से मेरे को थोड़ा और टाइम मिला है, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो मैंने म्यूज़िक शुरू किया है सीखना। मेरे को हमेशा एक रहा था कि हिंदुस्तानी क्लासिकल आना चाहिए, तो मैंने वो सीखना शुरू किया, फिर यूकेलेले शुरू किया, और बच्चों के संग भी मेरे को टाइम मिलता है आजकल। तो कभी कभार हम लोग के सेशंस होते हैं, गाना गाते हैं या जनरली बैठ के एंजॉय करते हैं। तो मतलब अपनी डॉटर के साथ भी आप गिटार बजाते हैं या माउथ ऑर्गन, या साथ में मतलब जो बजाते हैं आप? मैं तो कहूँगी वो मेरे से भी बहुत आगे है, बहुत अच्छी है। तो वो गाना भी गाती है, गिटार भी बजाती है, हम साथ में भी गाते हैं, कभी कभी बजा भी लेते हैं। और तो एक हम लोग का कॉमन बॉन्ड है म्यूज़िक को लेकर के, तो बहुत अच्छा भी लगता है हमको। उन लोगों का अपना एक बैंड भी रहा है, ऑल गर्ल्स बैंड। तो हमारे घर में थोड़ा इस म्यूज़िक को लेकर बच्चों को भी बहुत इंटरेस्ट है। तो इससे तो उन लोगों की भी एक हॉबी है, आपकी भी हॉबी है, और बढ़िया घर में एक जुगलबंदी भी बन जाती है। तो हम अपने दर्शकों को आपकी एक जुगलबंदी का एक छोटा सा वीडियो दिखा सकते हैं। If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles. You can hear the whistle blow 100 miles. Lord, I'm one, Lord, I'm two, Lord, I'm three, Lord, I'm four, Lord, I'm 500 miles away from home, away from home, away from home, away from home, away from home. Lord, I'm 500 miles away from home. Not a shirt on my back, not a penny to my name. Lord, I can't go back home this away, this away, this away, this away, this away. Lord, I can't go back home this away. If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles, 100
जगह है। मैं आया था यहाँ पे आके तो खो गया था बस। मैंने कहा यहीं करेंगे हम ये इवेंट। बहुत हरा भरा और इतना म्यूज़िक के सिवाय यहाँ पे अभी जो हमारे यहाँ इंजॉय करना है तो मे बी वी आर स्पॉइलिंग दैट, बट बहुत कामनेस है इस जगह में। बहुत सुंदर जगह है, एनर्जेटिक लगा। ये जगह भी बहुत अच्छी लगी। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज़ गुड। मतलब सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। और ये मेरी सेकंड विजिट है यहाँ पे, लेकिन फर्स्ट विजिट और सेकंड विजिट में मैंने ये देखा है, सेकंड विजिट में तो ये आपने स्वर्ग बना दिया है इसको। इस बार तो मतलब इट्स ए मार्वलस। मतलब आपने ये जो इवन गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश को मैं तो चाहता हूँ कि वो खुद टेक ओवर करे क्योंकि इतना अच्छा प्लेस है ये। तो मैडम, मैंने आपका और आपकी डॉटर के बीच की जो जुगलबंदी है गिटार बजाने में और गाना गाने में बहुत खूब है और शायद लोगों को भी बहुत पसंद आई होगी। तो अब हम जानना चाहेंगे आपके विभाग के बारे में। तो आपने जब से फिशरमैन वेलफेयर एंड फिशरीज़ डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की कमान संभाली है, तो इसमें जो हम जनरली देखते हैं कि लोग मछली पालन जो करते हैं, या फिर हम देखते हैं कि लोग एंगलिंग करते हैं, उससे कांटा लगा के मछली को फंसाते पकड़ते हैं। कई बार हम देखते हैं कि लोग नदियों में या तालाबों में जाल बिछाते हैं और उससे मछलियाँ पकड़ते हैं। तो क्या यही एक फार्मिंग का तरीका है मछली पालन का, या और भी कोई नई टेक्निक्स आपके डिपार्टमेंट में है? ट्रेडिशनल फार्मिंग तो जैसे आप बता रही हैं होती रही है, और एंगलिंग कुछ जगह बहुत पॉपुलर भी है। और बट अभी इन द रीसेंट पास्ट बहुत सी नई टेक्निक्स आई हैं जिसको एफिशिएंट और हाई प्रोडक्टिविटी वाली फ़िश फार्मिंग हम कहेंगे। और जैसे कि बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी है, या RAS है, या केज कल्चर है। स्मॉल पॉन्ड्स में अपने खेत में फ़िशिंग कर सकते हैं अलॉन्ग विद अदर क्रॉप्स। तो बेसिकली MP का जो ख़ास बात है वो लैंडलॉक्ड है, बट हमारे यहाँ वाटर बॉडीज़ बहुत हैं और रिवर्स हैं, और प्लस डैम्स हमारे यहाँ बहुत हैं, बड़े बड़े डैम्स, जैसे इंदिरा सागर है, गांधी सागर है, फिर हमारी नर्मदा नदी है। तो हमारे यहाँ पानी कहते हैं जी, उसको अपने मध्य तो हमारे यहाँ वाटर बॉडीज़ की कोई कमी नहीं है। और तालाब बनाए भी बहुत से गए हैं विद वेरियस स्कीम्स ऑफ आर्टिफिशियल जो पॉन्ड बनाते हैं। जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम से। और प्लस फार्मर खुद भी अपने खेतों में पॉन्ड बना लेते हैं। तो नई टेक्नोलॉजी से ये हुआ है कि जो उसका जो आय है, आय भी बहुत बढ़ी है, और फार्मर को भी लगता है कि हम अगर इसके साथ में और फार्मिंग अपनी करेंगे
ऑर्डिनरी फार्मिंग जो करते हैं, रूटीन फार्मिंग, तो हमारे को बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो हम लोग इसमें आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी जा रहे हैं, जो हमारा एक देश का और हमारे प्रदेश का एक हम लोग का एक बहुत इम्पोर्टेंट एजेंडा है। एंड प्लस एक योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो कि प्रधानमंत्री जी की भी फ्लैगशिप स्कीम में आता है और स्टेट की भी फ्लैगशिप स्कीम में आता है। इस योजना में फ़िशिंग से जुड़े सभी पहलुओं को टच किया है। यहाँ से फ़िशिंग से लेकर के नई टेक्नोलॉजी जो मैंने बताई, प्लस अगर किसी को फ़िश फीड मिल स्थापित करना है, जैसे फ़िश अगर हम रखते हैं तो उसको देना पड़ता है फीड भी, तो फ़िश फीड मिल पहले इतनी नहीं होती थी स्टेट में, अब बहुत बढ़ गई हैं। ऑर्नामेंटल फ़िशिंग, फिर अगर हम फ़िश को पकड़ के लाते हैं तो उसको प्रॉपर्ली अगर हम रेफ्रिजरेट कर लेंगे तो उसका जो लाइफ है, शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाता है। या उसको ट्रांसपोर्ट करना है तो अगर हमको उस तरह की वैन मिल जाए, तो इस योजना में हर प्रकार की इस पूरे एंड टू एंड वैल्यू चेन से जुड़े सभी कंपोनेंट्स को जोड़ा गया है। जी, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो फिशेज़ हो रही है उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक जो पर्टिकुलर वैन होना चाहिए, तो उस वैन की यहाँ पे कोई अरेंजमेंट है या भविष्य में ऐसा कुछ होने वाला है? आपने बहुत सही बात पूछी कि आइडियली हमें ना अपना मार्केटिंग खुद करना चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर हम मार्केटिंग अपना खुद करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ेगा, फिशरमैन जो अपने फ़िश बेच रहा है। तो उसके लिए रेफ्रिजरेटेड वैन्स होती हैं और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में भी इसके लिए प्रावधान है। अभी कुछ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स तो अपने वैन्स को संचालित कर रहे हैं। कुछ हमारे पास जो वैन्स और प्रदेशों से आते हैं हमारी मंडियों में, और वहीं उनकी वैन आकर के वो फ़िश वहीं पर उनके लोड करके ले जाते हैं। अलग अलग पॉइंट्स रहते हैं उनके। तो वी आर ट्राइंग कि वी शुड बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन दिस एरिया, कि जो हमारी जो फ़िश आती है तो वी शुड बी एबल टू मार्केट इट टू वेरियस पॉइंट्स लाइक बॉम्बे है या कलकत्ता है, या जहाँ भी हमारा डिमांड है हमारी फ़िश का, हम खुद ही उसको भेजें और उसका अच्छा प्राइस हम प्राप्त तो करें। हमारे मध्य प्रदेश की कौन सी ऐसी फिशेज़ है जो बाहर ज़्यादा जाती है, हमारे प्रदेश के बाहर मतलब लोग उसको पसंद करते हैं, ऐसी कौन सी वैराइटीज़ है? रोहू कतला बहुत पॉपुलर है, सामल बहुत पॉपुलर है और मृगल भी बहुत पॉपुलर है। तिलापिया भी अच्छी निकल रही है हमारे यहाँ। तो ये तो जो फ्रेश वाटर जो फिशेज़ है ये ज़्यादा हेल्दी होती है बनिस्पत हम कहे जो सी वाटर फिशेज़ से? आई एम नॉट अ फिश ईटर, बट आई बीन टोल्ड दैट फ्रेश वाटर फिश का अलग टेस्ट होता है और सी वाटर का जो रहता है, सी फूड भी जो होता है वो इज़ डिफरेंट, एंड ऑल्सो प्लस वेराइटीज़ बहुत होती हैं वहाँ पे। जी, तो मैम जो फिशरमैन्स इन मछलियों को पालते हैं उन लोगों के लिए क्या आपकी स्कीम से कैसे उनका रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे वो जो योजनाओं का लाभ ले सकते हैं? फिशरमैन वेलफेयर के लिए बहुत सी योजनाएं हम लोग संचालित कर रहे हैं। एक तो हमारे डिपार्टमेंट में फिशरीज़ फेडरेशन भी है। तो फेडरेशन में जितने कोऑपरेटिव्स हैं वो फिशरमैन के, वो हम लोग ने शामिल किए हैं और वेलफेयर के लिए उनका हेल्थ से लेकर के बोट्स, जाल, इंश्योरेंस, प्लस जितनी योजनाएं हैं जो उसका लाभ दिलाने का और उनको सरकार की अन्य योजनाओं से जोड़ने का, ये हम लोग प्रयास करते हैं। तो लाइक स्मॉल एग्जांपल्स है कि एक योजना में मोटरसाइकिल देने का भी है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा में। तो मोटरसाइकिल पे वो अपना छोटा सा आइस बॉक्स रख के डिलीवरी कर सकता है फ़िश की। तो इस तरह की योजनाएं बहुत सी हैं, इससे इन लोग की आय स्मॉल स्केल पे भी है, बिग स्केल पे भी है, तो जिससे इनकी आय बढ़े। जैसे आपने फेडरेशन की बात की कि फेडरेशन के तहत जो फिशरमैन से उनको जोड़ा गया, उनके वेलफेयर के लिए काम हो रहा है, तो क्या ये फेडरेशन में ओनली जो ओरिजिनल फिशरमैन है वही इन्वॉल्व हो सकते हैं या कि जो दूसरे लोग हैं जो प्राइवेट फिशिंग का काम करते हैं वो लोग भी जुड़ सकते हैं? जहाँ तक फेडरेशन में जो
डैम्स को वो लोग संचालित करते हैं, तो उसमें फ़िशिंग का काम तो फ़िशरमैन ही करेंगे। अब मार्केटिंग का काम वो आउटसोर्स करते हैं, फेडरेशन आउटसोर्स करता है, तो वो कलेक्शन से लेकर के उसको मार्केट तक भेजने का काम वो प्राइवेट लोग करते हैं आउटसोर्स बेसिस पे। बाकी जो स्मॉलर हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, जो पंचायतों के पास हैं, जनपदों के पास हैं या ज़िला पंचायत के पास हैं, वहाँ पे जो कोऑपरेटिव्स बने हैं उन्हीं को पट्टे पे दिया जाता है। और पट्टे पे वो लोग फिर फ़िशिंग राइट्स जो प्राप्त करते हैं, फ़िशिंग करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं। तो उस पे भी फ़िशरमैन कोऑपरेटिव्स के मेंबर्स होते हैं। जी। तो मैम जो फ़िशिंग का जो एक टाइम होता है, जैसे हम कहें कि रेनी सीज़न में कहा जाता है कि जुलाई टू अगस्त फ़िशिंग बंद रहती है, लेकिन फिर भी कई लोग फ़िशिंग करते हैं। तो इसको आप कैसे मॉनिटर करते हैं? किसका आपका विभाग इसको ज़रूर मॉनिटर करता होगा कि जब डैम जिला पंचायत है, पंचायतों के पास है या फिर हम जनपदों के पास है, तो वो पर्टिकुलर एरिया में अगर फ़िशिंग तब भी हो रही है उनके ब्रीडिंग के टाइम पे, तो उसको कैसे मॉनिटर किया जाता है? उसके लिए हम लोग ने पेट्रोलिंग बहुत करी है और वी ट्राई बेस्ट कि इस ब्रीडिंग सीज़न में फ़िशिंग नहीं होनी चाहिए। और जो हमारे एक्ट्स हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और वो प्रोहिबिट करते हैं इस पीरियड में फ़िशिंग को। तो थ्रू पेट्रोलिंग, सरप्राइज चेकिंग, इसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। और जो प्राइवेट अपनी फ़िशिंग कर रहे हैं वो लोग खुद ही नहीं करते होंगे उसको? हाँ, खुद ही नहीं करते होंगे बिकॉज एवरीबडी नोज़ कि ये सीज़न फॉर ब्रीडिंग है। तो एक अंदर से भी आई थिंक इट हैज़ टू बी वैल्यूड ना कि दिस टाइम शुड बी नॉट नो फिशिंग शुड बी डन। ओके। और मैम अब मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया कि फ़िशिंग का एक समय भी होता है, आप लोगों को एजुकेट भी करते हैं कि कब फ़िशिंग नहीं करनी चाहिए। इसके बावजूद अब मैं जानना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी नई और स्कीम्स को आप डेवलप कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़िशिंग की तरफ जाए? क्योंकि किसान को तो लोग मोटिवेट करते रहते हैं कि आप हॉर्टिकल्चर को अपनाओ, तो कभी कहते हैं कि कोई आप न्यू टेक्निक यूज़ करो, कई बार इज़राइल की टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। तो ये फ़िशिंग के लिए ऐसी कौन सी टेक्निक लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़िशिंग हो? वी आर ट्राइंग दैट एक तो सीड डेवलपमेंट, इसको खूब बढ़ावा दें। हमारे यहाँ अच्छा बड़ा सीड हो, तो अगर अच्छा हेल्दी सीड होगा तो फ़िश जो बड़ा होगा वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा। नेचुरली उसकी मार्केट में वैल्यू ज़्यादा रहेगी। नई वैरायटीज़ लाने का हम लोग बहुत इंकरेज कर रहे हैं कि जो टिपिकल वैरायटीज़ से हट के भी नई वैरायटीज़ लाना चाहिए। फिर उसके अलावा प्रॉन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं हम लोग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो ट्राइंग कि जो खेतों में अपने खेतों में लोग फ़िश कल्चर शुरू करें, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और मनरेगा में और अमृत सरोवर जो अलग अलग तालाब बन रहे हैं, उसको भी हम लोग साथ में कन्वर्जेंस में प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ भी फ़िशिंग शुरू करें। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने अपने विभाग के बारे में कुछ भावी योजनाओं के भी बारे में बताया और ये भी बताया कि नई टेक्निक अगर लोग इस्तेमाल करेंगे तो फ़िशिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, फ़िश फार्मिंग की तरफ वो आगे बढ़ सकते। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।